अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जो हमारी क्लास चल रही है BSIT और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने ये कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कैपिटल तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास ये नंबर 7 है बच्चों, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम ये क्या होती है। तो लिखा हुआ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो बच्चों अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंस कम हो जाए तो बच्चों इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। ये इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। बिल्कुल सिंपल है। और नेट लॉस बच्चों क्या होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज कॉल्ड नेट लॉस। अगर बच्चों एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो बच्चों जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट लॉस। क्लियर हो गया बच्चों। अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो बच्चों अकाउंटिंग मैंने आपको स्टार्ट में क्यों नहीं इसको डिस्कस किया, क्योंकि अकाउंटिंग को डिस्कस करने से पहले आपको बच्चों एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो देन ही आपको अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो समझ आएगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले जो है वो चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं, वो चीज़ें क्लियर करवाई हैं। तो अभी जो है वो आपको ईजिली अकाउंटिंग की समझ आ जाएगी। तो लिखा अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बच्चों अकाउंटिंग वो बता रहा है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों अकाउंटिंग जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसको अगर आप जो है वो नंबर दे के लिखें तो इसमें 3 चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। एक तो अकाउंटिंग जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है बच्चों, और दूसरा ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बच्चों किस चीज़ के बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और नंबर 3 फाइनेंशियल पोजीशन। तो बच्चों अकाउंटिंग जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब बच्चों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और फाइनेंशियल पोजीशन बच्चों क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो बच्चों अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस और इसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस वक्त प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, और उसके जो है वो इस वक्त एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो ये अकाउंटिंग है। समझ लग गई बच्चों। तो अकाउंटिंग हमें क्या करती है बच्चों, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो ये अकाउंटिंग की बच्चों बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो बिल्कुल सिंपली अगर हम कहें तो हम अकाउंटिंग की मदद से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसके एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में जो है वो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये थी हमारे पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन। इसके बाद बच्चों गुड्स या मर्चेंडाइज, इसमें से काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स या मर्चेंडाइज हम पढ़ चुके हैं, स्टॉक, इन्वेंट्री, परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, परचेज रिटर्न, ये सारी चीज़ें बच्चों हमने ऑलरेडी जो है वो सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर ली जी बच्चों। डेटर्स, क्रेडिटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिटर्स जी बच्चों। कैश डिस्काउंट, जी कैश डिस्काउंट हमने आज डिस्कस करना है। एक मिनट बच्चों मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जी बच्चों। कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो बच्चों डेटर्स के बारे में हमने बात की थी। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार पे चीज़ें सेल की होती हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं बच्चों, डेटर्स कहते हैं। तो बच्चों डेटर्स को हमने उधार पे चीज़ें सेल की होती हैं, उनको हमने एक टाइम पीरियड दिया होता है। वो मैंने आपको बताया था 1 महीने से लेके 3 महीने तक हम नॉर्मली जो है वो डेटर्स को टाइम देते हैं पेमेंट के लिए।
लेकिन हम बच्चों क्या करते हैं, डेटर्स को एक जो है वो ऑप्शन समटाइम हम दे देते हैं कि अगर आप हमें वक्त से पहले पैसे अदा कर दे तो हम आपको जो है वो डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने डेटर्स को टाइम पीरियड दिया 30 दिनों का, लेकिन हमने साथ ही डेटर्स को एक ऑप्शन दे दी कि अगर आप हमें 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हम आपको जो है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो डिस्काउंट दे देंगे। हमने बच्चों फॉर एग्जांपल 30 दिन का जो है वो टाइम पीरियड दिया नॉर्मली, लेकिन साथ ही हमने उनको एक ऑप्शन दे दी कि इफ़ पे विद इन 10 डेज, हमने उनको ऑप्शन दिया है। वैसे तो हमने उनको 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिनों में आपने पेमेंट करनी ही करनी है, लेकिन साथ में हमने उनको एक ऑप्शन दे दी इफ़ पे विद इन 10 डेज देन वी विल ऑफर 2% डिस्काउंट। ठीक है, हमने उनको ऑफर दे दिया कि अगर आप 10 दिनों में पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो बच्चों ये जो डिस्काउंट हम उनको ऑफर कर रही है 2%, ये किस वजह से हम उनको ऑफर कर रहे हैं, ये हम इसलिए उनको ऑफर कर रहे हैं कि वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे। 30 दिनों में पेमेंट करनी है, लेकिन अगर वो 10 दिनों में पेमेंट कर दे तो ये हम उनको बच्चों एक लालच दे रहे हैं, उनको जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि आप हमें जो है वो 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दे, वक्त से पहले पेमेंट कर दे तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो बच्चों इसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर हुआ? ये देखिए लिखा हुआ जी इफ़ डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या थी? 30th डे। ठीक है, ये ड्यू डेट थी। तो इफ़ डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट एंड सेलर गिव हिम कंसेशन इट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर जो है वो डेटर वक्त से पहले पेमेंट कर दे और सेलर उसको जो है वो डिस्काउंट दे दे, उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। उसके बाद है बच्चों नंबर 23 पे डिस्काउंट अलाउड। अच्छा बच्चों, ये जो कैश डिस्काउंट है ये सेलर के लिए कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। सेलर के लिए क्या होगा? फॉर सेलर, सेलर के लिए यही जो कैश डिस्काउंट है वो सेलर के लिए क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि सेलर जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो जो कैश डिस्काउंट है उसी को हम जो है वो बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी कैश डिस्काउंट को हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउड कहेंगे और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम डिस्काउंट रिसीव कहेंगे। इन दोनों को हम कंबाइनली कैश डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन मैंने बताया कैश डिस्काउंट जो है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउड होगा और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कैश डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, क्योंकि जो सेलर है वो डिस्काउंट दे रहा है और जो बायर है उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। कह डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू बायर इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड फॉर सेलर। ठीक हो गया? इसी तरह से डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू बायर इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव फॉर बायर। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। और बल्कि यहाँ पे बच्चों सेलर और बायर की जगह पे हम वर्ड यूज कर लेते हैं क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिखते हैं हम डेटर, ये वाले वर्ड ज्यादा मुनासिब है। डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर बच्चों कौन होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो चीज़ें सेल करता है, जो सेलर होता है वही बच्चों क्रेडिटर होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ये सेलर की जगह पे क्रेडिटर और ये बायर की जगह पे बच्चों जी डेटर। तो बच्चों देखिए बिल्कुल दोनों सेम डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे एंड से जो है वो सिर्फ चेंज है, यहाँ पे आएगा डेटर। ठीक हो गया? तो डिस्काउंट जो बच्चों क्रेडिटर देता है डेटर को, वो क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउड होगा और जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। क्लियर बच्चों? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों डिस्काउंट की मेनली दो टाइप्स होती हैं, एक है कैश डिस्काउंट और एक है जी ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा बच्चों ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आप अगर कोई चीज़ खरीदते हैं, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो बच्चों आपने देखा होगा उस चीज़ के ऊपर एक जो प्राइस होती है वो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है। ठीक है, आप कोई बुक लेते हैं उसके ऊपर आप देखें तो फर्स्ट या सेकंड पेज पे उसकी प्राइस लिखी होगी। कोई भी आप बच्चों टूथपेस्ट ले, कोई शैम्पू, कोई साबुन, कुछ भी आप लेते हैं तो आपने देखा होगा बच्चों उसके ऊपर कोई ना कोई जो प्राइस होती है वो उसके ऊपर प्रिंट होती है। बच्चों उस प्राइस को हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बच्चों? लिस्ट प्राइस। तो बच्चों आपने देखा होगा
जो हम जो अब अपने रिटेल स्टोर से जो कोई चीज़ खरीदते हैं बच्चों, तो उसका एक प्रॉपर चैनल होता है। जो रिटेलर होता है, जो चीज़ें बेचने वाला होता है, परचून फरोश, तो जो वो चीज़ें वो खुद नहीं बना रहा होता, बल्कि वो पीछे से कहीं से जो है वो होलसेलर से ले रहा होता है। इसको बच्चों अगर हम ऐसे देखें, सबसे पहले चीज़ें कहाँ पे बनती हैं? फैक्ट्री के अंदर। और जो चीज़ें बनाने वाला होता है फैक्ट्री के अंदर, उसको बच्चों हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। जो चीज़ें बनाने वाला होता है ऐसे बच्चों हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर। तो बच्चों मैन्युफैक्चरर जो है वो चीज़ें सेल करता है किसको? होलसेलर को। होलसेलर कौन होता है बच्चों? जो बड़े बड़े जो ताजर होते हैं, जो कि फैक्ट्रियों से जो है वो ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो है वो चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। इन्होंने बड़े बड़े गोदाम रखे होते हैं, तो ये ट्रकों के हिसाब से, ठीक है, मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से ह्यूज क्वांटिटी के अंदर मैन्युफैक्चरर से चीज़ें खरीदते हैं। और फिर आगे से जो है ये होलसेलर क्या करते हैं? ये रीटेलर्स को चीज़ें जो है वो सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। ठीक हो गया बच्चों? तो मैन्युफैक्चरर जो चीज़ें बनाने वाले होते हैं, होलसेलर जो है ये दरमियानी पार्टी होती है। ये फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से चीज़ें खरीदते हैं ह्यूज क्वांटिटी के अंदर, और फिर आगे जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर जो होते हैं, जो परचून फरोश होते हैं, उनको चीज़ें सेल करते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जो रिटेलर आपको दे रहा है, फॉर एग्जांपल 150 की, जो उस चीज़ के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, जो उसकी लिस्ट प्राइस है, ठीक है, वो आपको जो है वो रिटेलर कितने में चीज़ दे रहा है बच्चों? 150 के अंदर। तो बच्चों यही चीज़ जो है वो रिटेलर को होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से जो है वो 150 में नहीं मिल रही। ये चीज़ फॉर एग्जांपल जो रिटेलर है उसको होलसेलर से मिल रही है कितने के अंदर? यही चीज़ फॉर एग्जांपल उसको मिल रही है 120 रुपये में। होलसेलर जो है वो रिटेलर को कितने में ये चीज़ दे रहा है? 120 रुपये में। जबकि रिटेलर आगे से, अच्छा जी, रिटेलर आगे से ये चीज़ किसको सेल करेगा? कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन होता है? जो उसका फाइनल जो यूज़र होता है, ठीक है। जैसे हम जाके अपने रिटेल से, दुकान से चीज़ें खरीदते हैं, तो हम जो है वो कंज्यूमर कहलाएंगे, फाइनल यूज़र, ठीक है। तो ये बच्चों एक जो है वो प्रोसेस चलता है इस तरह से। तो बच्चों देखिए, होलसेलर ने या मैन्युफैक्चरर ने ये चीज़ रिटेलर को कितने में दी है? 120 रुपये में। हालांकि उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है वो 150 है। तो बच्चों जो रिटेलर है वो 150 में किसको दे रहा है? कंज्यूमर को। अब बच्चों देखो, होलसेलर ने रिटेलर को कितना यहाँ पे डिस्काउंट दिया बच्चों? 30 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो चीज़ के ऊपर जो प्राइस लिखी है वो 150 है, लेकिन उसको वो कितने में मिल रही है? 120 रुपये में। और बच्चों ये जो प्राइस है मैंने आपको बताया, जो इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लिस्ट प्राइस। तो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट जो कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, कौन देता है बच्चों? मैन्युफैक्चरर या होलसेलर किसको देता है बच्चों? रिटेलर को। और कौन सी प्राइस के ऊपर? लिस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। ऐसा डिस्काउंट जो कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस थी 150, लेकिन इसको मिला 120 रुपये में। तो रिटेलर को बच्चों यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला? 30 रुपये का डिस्काउंट मिला। इस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और बच्चों ये डिस्काउंट जो है ये उधार पे भी मिल सकता है, कैश पे भी मिल सकता है। आप उधार पे चीज़ खरीदते हैं या आप कैश पे चीज़ खरीदते हैं, दोनों सूरतों में आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। और बच्चों ये डिस्काउंट जो है वो वक्त से पहले पेमेंट करने की वजह से नहीं मिल रहा, ठीक है। ये वैसे ही आपको जो है वो कंसेशन मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ जी, डिस्काउंट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर ऑन लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसा डिस्काउंट जो कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को। और किसके ऊपर देता है बच्चों? लिस्ट प्राइस के ऊपर देता है। इस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये दो मेन टाइप थे डिस्काउंट की, एक था कैश डिस्काउंट और एक था ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मैंने आपको बताया सिर्फ उस सूरत में मिलता है जब आप टाइम से पहले पेमेंट कर दें, ठीक है। कैश डिस्काउंट याद रखिएगा हमेशा उधार पे जब हम चीज़ें खरीदेंगे उसके ऊपर हमें मिलेगा। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये आपको उधार पे भी चीज़ें खरीदने पे मिल सकता है और कैश के ऊपर चीज़ें खरीदने पर भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ड्राइंग्स के बारे में हम ऑलरेडी शायद पढ़ चुके हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइंग्स बच्चों क्या होती हैं? बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस में से अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए
कोई भी चीज़ ले लेता है, कोई कैश वगैरह ले लेता है या गुड्स वगैरह ले लेता है बच्चों, उस चीज़ को हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स। लिखा हुआ जी, द कैश और गुड्स टेकन बाय द ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। तो बिजनेस का मालिक जी बच्चों अपने बीवी बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ भी लेके जाता है तो वो सारा कुछ पर्सनल यूज में ही आ जाता है। ठीक है, तो कैश ले ले या गुड्स ले ले, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी कि कोई जनरल स्टोर है बच्चों, उसको आटे की ज़रूरत पड़ जाती है तो बच्चों वो अपनी ही दुकान से आटा जो है वो ले ले जा। इसी तरह से बच्चों कोई गारमेंट्स की शॉप है तो घर पे जो है वो कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई तो वो अपनी ही शॉप से कपड़े ले जाएगा घर पे। ठीक है बच्चों, या जो है वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी है तो वो क्या करता है, अपने दुकान से ही जो है वो कैश उठाता है गले से और अपने बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है वो पे कर देता है। तो अपनी जो है वो अपने बिजनेस में से कोई भी चीज़ कैश या गुड्स बिजनेसमैन ले लेता है अपने लिए, अपने घर के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तो बच्चों उसको हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी बुक कीपिंग। तो लिखा हुआ जी, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो बच्चों हमने क्या करना होता है, जितनी भी हमारे पास बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, मनी से मॉनेटरी। ठीक है, मनी का मतलब कैश। तो बच्चों जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है उनको हम जो है वो अपनी बुक्स के अंदर क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और बच्चों उनको रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर मेथड है, एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट मतलब उसका एक प्रॉपर मेथड है, हमने उस प्रॉपर मेथड से जो है वो उन ट्रांजैक्शंस को जो हम लेन देन करते हैं उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बच्चों रिकॉर्ड करना होता है। और उस आर्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, उस रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। समझ आ गई बच्चों? तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बुक कीपिंग क्या होता है? बुक्स के अंदर, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना प्रॉपर एक मेथड के तहत, उसको हम कहते हैं बच्चों बुक कीपिंग। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी 28 पे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों याद रखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो लेन देन, ट्रांजैक्शन मतलब जो भी हम लेन देन करते हैं, कोई चीज़ें खरीदते हैं, सेल करते हैं, कोई एक्सपेंस वगैरह पे करते हैं, जो भी हम करते हैं बच्चों हम उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करनी होती है बच्चों, उसको रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड है। एक है बच्चों कैश सिस्टम और एक होता है अक्रूवल सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपने अच्छी तरह से समझनी है, याद भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से आपसे बच्चों वो MCQs पूछेगा। तो कितने सिस्टम बच्चों अकाउंटिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं? दो सिस्टम। ठीक है, ये भी आपसे MCQs पूछ सकता है कि अकाउंटिंग के अंदर कितने सिस्टम यूज़ होती है। तो दो सिस्टम है, एक होता है कैश सिस्टम और एक होता है बच्चों अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बच्चों क्या होता है? कैश सिस्टम के अंदर बच्चों हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर हम जो है वो कैश पे करते हैं या कैश रिसीव करते हैं। मतलब इसमें हम जो उधार के ऊपर लेन देन करते हैं ना, हम उसको जो है वो अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, बुक कीपिंग में हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। कैश सिस्टम में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम कैश पे करें या कैश रिसीव करें। मतलब जो हम उधार पे चीज़ें लेते हैं या देते हैं हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। इस सिस्टम को हम कहते हैं कैश सिस्टम। तो कह रहा है जी अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और अक्रूवल सिस्टम में बच्चों हम क्या करते हैं? अक्रूवल सिस्टम के अंदर हम तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस, चाहे वो कैश पे हम लेन देन कर रहे हैं या उधार के ऊपर कोई लेन देन कर रहे हैं, हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं अक्रूवल सिस्टम। ठीक हो गया? अक्रूवल सिस्टम में बच्चों हम दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कैश वाली ट्रांजैक्शंस को भी और उधार वाली ट्रांजैक्शंस को भी। लेकिन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस, वही लेन देन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश का जो है वो लेन देन होता है। तो अक्रूवल सिस्टम में कह रहा है अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर हो गया बच्चों? इसमें हम दोनों किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट जी हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड। तो बच्चों हमने अभी स्टार्ट के अंदर बात की, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कि बिजनेस क्या होता है। बच्चों बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है।
कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है बच्चों, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस। तो बच्चों हर जो बिजनेस होता है उसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, एक जो है वो टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कितनी देर बाद जो है वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो है उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है। ठीक है, तो ये हमारी अपनी मर्जी होती है। हो सकता है हम जो है वो एक एक महीने बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें, या फिर हो सकता है कि हम जो है वो क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने बाद, या फिर हम क्या करते हैं सेमी एनुअली मतलब 6-6 महीने बाद, या फिर हम जो है वो एनुअली भी क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मंथली बेस पे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्वार्टरली बेस पे, सेमी एनुअली या फिर एनुअली बेस पे। तो बच्चों मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली कोई भी हमारा जो है वो टाइम पीरियड हो सकता है। हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं हर महीने, या फिर 3-3 महीने बाद, या फिर 6-6 महीने बाद, या फिर साल बाद। नॉर्मली जो है हम साल बाद ही अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन साल से कम टाइम पीरियड भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों जो भी टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया हुआ है, अगर हमने एक एक महीने के बाद जो है वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या होगा? 1 मंथ। अगर हम जो है वो क्वार्टरली कर रहे हैं तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 3 महीने। अगर हम सेमी एनुअली अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 6 महीने का होगा। और अगर हम साल बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है बच्चों वो एनुअल होगा। और मैंने आपको बताया नॉर्मली जो है वो हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो नॉर्मली हम साल बाद कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है जी द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। तो कह रहा है जी वो पीरियड जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। तो वो 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भी हो सकता है। इट इज़ नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 1 ईयर। तो आगे बताया हुआ नॉर्मली बच्चों ये 1 साल के ऊपर मुश्तमिल होता है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की अकाउंटिंग है। आप इसको कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों हमारे पास अकाउंटिंग की मेनली 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कितनी ब्रांचेज हैं? 3 ब्रांचेज हैं बच्चों अकाउंटिंग की हमारे पास। नंबर 1 पे हमारे पास है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 2 पे कॉस्ट अकाउंटिंग, और नंबर 3 पे है बच्चों मैनेजेरियल अकाउंटिंग। तो ये भी बच्चों आपसे जो है वो MCQs में पूछ सकता है कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितनी है। तो बच्चों 3 हमारे पास मेनली जो है वो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे आपसे जो है वो ये अलहदा से भी आपसे MCQs वगैरह में पूछ सकता है, या आपसे डेफिनेशन में भी पूछ सकता है कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितनी है। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए अकाउंटिंग के अंदर कितनी ब्रांचेज है। 3 ब्रांचेज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग। अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? तो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसकी मदद से हम किसी भी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे कैलकुलेट करने के लिए जो हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको बच्चों हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे अभी हमने बच्चों अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी है पीछे, तो उसके अंदर हमने यही बात डिस्कस की कि अकाउंटिंग के अंदर हम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों ये असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी यही डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम क्या करते हैं। देखिए ये फाइनेंशियल जो है ये कहाँ से निकला? फाइनेंस मतलब कैश। ठीक है, मतलब इसमें हम जो है वो कैश का जो लेन देन करते हैं उसकी कैलकुलेशन करते हैं, अपने प्रॉफिट या लॉस की, और अपने फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों क्या होती है?
जैसे कि उसके अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके नाम से हमें जो है वो पता चल रहा है कॉस्ट। तो जो कॉस्ट क्या होती है, किसी भी चीज़ को बनाने के ऊपर जो हमारी जो है वो जो एक्सपेंस आते हैं बच्चों उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बच्चों उसके बनाने के ऊपर जितनी भी आप उसके बच्चों हम कोई भी चीज़ जो है वो बनाते हैं, उसको बनाने के ऊपर जो हमारे खर्चे आते हैं बच्चों उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, उसको बनाने के ऊपर हमारे टोटल कितने खर्चे आए हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको बच्चों हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों एक चेयर हम बनाते हैं, ठीक है, तो उस चेयर को बनाने के ऊपर हमारे पास कितने जो है उसके खर्चे आए हैं, उसकी जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कोई प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम किस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, जो हम चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने के ऊपर जो है वो कितनी हमारी कॉस्ट आई है, ठीक है, कितनी हमारी लागत आई है, उसकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए हम जो अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लिखा हुआ इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब चीज़ों को बनाने के जो खर्चे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो हमने चीज़ें बनाई हैं, तो उन चीज़ों को बनाने के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, उसकी जो हम कैलकुलेशन करने के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो चीज़ें हमने बनाई हैं उन चीज़ों को बनाने के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, उसके खर्चे कितने आए हैं बच्चों, उसकी कैलकुलेशन के लिए जो हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद है बच्चों मैनेजेरियल अकाउंटिंग। अच्छा बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कोई डिसीजंस वगैरह नहीं लेते। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जस्ट हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जस्ट कैलकुलेट करके हम बता देते हैं। इसमें कोई डिसीजन वगैरह हम नहीं ले रहे कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जस्ट हमारा काम क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, हमारा काम होता है बस ये बताना कैलकुलेट करके कि प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, जस्ट हमने ये कैलकुलेट करके बताना। वो अच्छा या बुरा ये हमारा काम नहीं है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा काम जस्ट जो है वो कैलकुलेशन करके बताना कि हमने जो चीज़ बनाई है, एक हमने टेबल बनाया तो बच्चों ये टेबल कितने का बना है, जस्ट हमने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके बता देनी है। ठीक है, वो ज़्यादा कॉस्ट आई है या कम आई है हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। लेकिन मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, मैनेजेरियल अकाउंटिंग में हम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उन इंफॉर्मेशन की बेस पे हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई बिजनेस है, तो हमारा वो बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, क्या हमें उस बिजनेस को कंटिन्यू रखना है या उसको हमें जो है वो क्लोज कर देना चाहिए। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मतलब उस बिजनेस का हम देखेंगे प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है। ठीक है, उसकी कॉस्ट वगैरह हम जो है वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, चीज़ों को बनाने की जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वहाँ से हम उनकी कॉस्ट कलेक्ट करेंगे और फिर बच्चों हम उन इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हमने डिसीजंस लेने होते हैं कि हमें जो है वो ये प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, क्या हमें ये प्रोडक्ट कंटिन्यू रखनी चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस हैं बच्चों वो हम लेते हैं मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर। या फॉर एग्जांपल हमारे एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो हम जो है वो चाहते हैं कि एक ब्रांच को बंद कर दें और एक ब्रांच को कंटिन्यू रखें। तो बच्चों कौन सी ब्रांच को हमें बंद करना चाहिए, कौन सी ब्रांच को हमने कंटिन्यू रखना है, तो इस तरह के जो डिसीजंस है वो हम किस में लेंगे, मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर। तो लिखा हुआ बच्चों इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज टू मेक मैनेजेरियल डिसीजंस। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस हैं उसके लिए बच्चों हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी मज़ीद कुछ जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट है वो बाकी हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। आपने डेली बेसिस पे अपना काम जो है वो करके उसकी पिक्स लेके मुझे जो है वो सेंड करनी है। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट की समझ ना आए आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।